बात करी कि किस तरह का वैदिक युग में समाज था, कितनी तरह से बटा हुआ था, कौन-कौन सी सन थी, किस सन से किस सन तक माना जाता है इसको। अब हम मौर्य कालीन की बात कर रहे हैं। मौर्य कालीन से पहले हम ये देखते हैं कि भारत पर कौन-कौन से विदेशी आक्रमण हुए थे। तो भारत पर ईरानी आक्रमण जो हुआ था, वो साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की और उसे मगध में बिंबिसार के शासन के दौरान सिंधु नदी के पश्चिम में भारत के क्षेत्रों पर विजय हासिल की। आगे चलकर यह गंधार एवं कंबोज पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। इसके पोते डेरियस प्रथम ने पंजाब एवं सिंध पंजाब एवं सिंध पंजाब एवं सिंध पर विजय हासिल करी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला और भारत पर इसकी भाषा, साहित्य और कला के प्रभाव में वृद्धि हुई। घंटे के आकार में गुंबद जैसे अशोककालीन और स्मारक एवं भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन आगमन हुआ और इसके प्रभाव के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है। फिर क्या हुआ कि अंतिम हकामनी शासक डेरियस थर्ड को पराजित करने के बाद हिंदू कुश को पार करते हुए सिकंदर ने अपने उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया, जो 327 बीसी में हकामनी प्रांत था। तक्षशिला के शासक अंबी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। ठीक है। उसके बाद बात करें तो हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध, सिकंदर का आक्रमण 327 बीसी से 325 बीसी तक का माना जाता है। झेलम एवं रावी नदी के बीच शासन करने वाले पोरस को पराजित कर सिकंदर ने इस पर अधिकार स्थापित करा। सिकंदर ने पोरस की महानता से प्रसन्न होकर उसको पुनः सत्ता सौंप दी और ब्यास नदी के पूरब की ओर बढ़ने पर सिकंदर की फौज ने उसके साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि पूरब में शासन करने वाले नंद वंश की सेना बहुत विशाल थी, जिससे सिकंदर की सेना घबरा गई। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ ग्रीक बस्तियों को बसाने के बाद 332 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। प्रभाव क्या थे कि भारत एवं यूरोप के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुए। सिकंदर के समय के इतिहासकारों के वर्णन से हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें तो भारत में इंडो बैक्टीरियन एवं पार्थियन राज्यों की स्थापना हुई। भारत में गंधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। सिकंदर द्वारा नए स्थल एवं जलमार्ग खोजे गए। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो पंजाब एवं पड़ोस जनजातीय क्षेत्रों में सिकंदर के अभियान के बाद स्थापित अंतराल ने चंद्रगुप्त मौर्य को अवसर प्रदान किया। ठीक है। अब हम कुछ स्रोतों की बात करें तो कुछ दो तरह के स्रोत थे। एक साहित्यिक स्रोत था मौर्य काल में और पुरातात्विक स्रोत थे, जिसमें मेगनेस्तीनीज की इंडिका साहित्यिक में मिली है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से पता चलता है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से पता चलता है। धर्मशास्त्र पुस्तकें और पुराण से पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, जो दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान कहानियाँ थी। पुरातात्विक की बात करें तो आहत के सिक्के, उत्तरी काले पालिश मृदभांड युक्त मृदभांड, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का बना दरबार मिला और अशोक के अभिलेख एवं शिलालेख में बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो 322 बीसी से 298 बीसी का समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का समय था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के साथ युद्ध किया और उस पर विजय हासिल करने के साथ साथ देश को ग्रीक शासन से मुक्त कराया। उसने चाणक्य की सहायता से
से 322 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और ब्यास एवं बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात एवं केंद्रीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें मौर्य साम्राज्य में मिलाया। इसलिए भारत के एकीकरण के लिए प्रथम प्रयास के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो 305 बीसी में 305 बीसी में क्या हुआ? 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के बाद तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगनस्थनीज नामक राजदूत भेजा। जैन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में के पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन धर्म की दीक्षा ली। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी तक का इसका माना जाता है शासनकाल। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने धनानंद के साथ युद्ध करा, किसकी वजह से? कौटिल्य या चाणक्य की राजनीति की वजह से। उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन विदेशी नागरिक आया था? तो मेगस्थनीज जो था वो भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, और इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की शिक्षा ली। ठीक है, जैन मुनि भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगांव में गोला में जाकर उसने उपवास संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। और श्रवण बेलगोला में जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ऋषभनाथ के पुत्र गोमतेश्वर के कार्यों उत्सर्ग मुद्रा में मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो श्रवण बेला में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और ऋषभनाथ के जो पुत्र थे गोमतेश्वर, उनकी वहाँ पर मुद्रा बनी हुई है, मुद्रा की मूर्ति बनी हुई है। अब बात करें चंद्रगुप्त के बाद आता है उनका बेटा। उनने शासन दिया था अपने बेटे को और अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे? जैन धर्म की शिक्षा लेने। अब चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार आता है जो 298 बीसी से 273 बीसी तक शासन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसे अमित घात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार का अन्य नाम मद्रसार या सिंहसेन है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इसने संप्रदाय में कर्म की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई थी। ठीक है, बिंदुसार के यूनानी शासक एटियोकस से अच्छे कूटनीतिक संबंध थे और एटियोकस ने इसके दरबार में डाइमेकस नामक दूत भेजा। तो उसमें कौन आया था? मेगस्थनीज। और इसमें कौन आया है? डाइमेकस। ठीक है, बिंदुसार के शासन में बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखा अंजीर तथा दार्शनिक भेजने की मांग की। इसने मदिरा तथा सूखे अंजीर भेजे लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। तिब्बत के बौद्ध सन्यासी तारानाथ ने बिंदुसार को 2 महासागरों की भूमि को जीतने वाला अर्थात प्रायद्वीपीय भारत कहा। और दिव्यावधान के अनुसार, ठीक है, दिव्यावधान के अनुसार तक्षशिला में विद्रोह को बिंदुसार के पुत्र अशोक ने खत्म किया जो उस समय उज्जैन का वायसराय था। तो ध्यान ये याद रखना कि तिब्बत के बौद्ध सन्यासी जो तारानाथ थे उन्होंने बिंदुसार को 2 महासागरों को जीतने वाला राजा बताया जिसमें प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना गया। ठीक है, अब उसके बाद बिंदुसार के बाद महान अशोक आता है जो 273 बीसी से 237 बीसी तक रहता है। अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था। इसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद अशोक ने 261 में
कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध के बाद उसमें इतना नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, उससे अशोक ने युद्ध को छोड़ दिया। उसका मन बहुत विचलित हो गया और उसने अपने शब्दों में मेरी घोष को धम्म घोष में स्थानांतरित कर दिया। मतलब बैरी बैर विद्रोह दुश्मन को छोड़ दिया और प्रेम को अपना लिया। आगे चलकर उसने मोगली पुत्र तिस्य के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपनाया। मोगली पुत्र तिस्म ने 250 बीसी में पाटलिपुत्र में होने वाली तीसरी बौद्ध संगति परिषद की अध्यक्षता की। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? काला अशोक के उसमें। और तीसरी बौद्ध संगति किसमें होती है? अशोक महान की। ठीक है, काला अशोक में दूसरी बौद्ध संगति और तीसरी बौद्ध संगति होती है जो वो अशोक महान में। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। अब मोंगली तिस्म ने 250 बीसी में पाटलिपुत्र में होने वाली तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की। इसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका, दक्षिण भारतीय राज्यों, बर्मा, मध्य एशिया इत्यादि जगह पर अभियान भेजे और उसने यूनान में शांति दूत भेजा। अशोक पूरी तरह से शांतिवादी नहीं था। उसने कलिंग पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिलाया और उसने अपनी सेना को भी भंग नहीं किया। ठीक है, तो जो राजा अशोक था तो वो पूरी तरह से क्या था? शांतिवादी नहीं था। ठीक है, वो कलिंग का युद्ध लड़ता है, कलिंग के युद्ध के बाद उसे अपने में मिलाता है और अपनी सेना को भी भंग नहीं करता है राज शासन चलाने के लिए। अशोक के शासनकाल में सुदूर दक्षिण के क्षेत्र छोड़कर लगभग सभी उपमहाद्वीप एक छत्र शासन के अंतर्गत आता था। उत्तर पक्ष में तक्षशिला, अवंती राष्ट्र में उज्जैन, प्राची, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसाली और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी महत्वपूर्ण प्रांत थे। तो हमने एक चीज़ देखा, विदेशी आक्रमण होते हैं। विदेशी आक्रमण के बाद धनानंद का वध करता है। विदेशी आक्रमण में कौन कौन होता है? सिकंदर होता है। ठीक है, उसके बाद मौर्य धनानंद की मृत्यु, उससे लड़ाई करके उसे मारता है धनानंद को और मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। मौर्य वंश जब चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम मौर्य वंश की नींव रखते हैं, उसके बाद उनका बेटा आता है बिंदुसार, उसके बाद अशोक महान आते हैं। अब अगर मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो लोहे के उपकरणों एवं कृषि के विस्तार के कारण मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। यहाँ पर लोहे के हथियार और कृषि का बहुत ऊंचे स्तर पर कृषि के लिए काम किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं जैन धर्म से संबंधित पुस्तकों में अकाल का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पर मौर्य काल में अकाल भी पड़ा था। सौगोरा ताम्रलेख और महान स्थान अभिलेख में अकाल के दौरान अपनाए जाने वाले उपायों का उल्लेख भी किया गया। शहरों में बिक्री के लिए लाई जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाता था। सामान्य अब ये जो कर की व्यवस्था थी, कर की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में 1/6 1/6 से 1/12 तक का कर लगाया जाता था, जो वहाँ के मुखिया होते थे या कोषाधिकार में वह टैक्स जाता था। अब यहाँ मौर्यकालीन की अर्थव्यवस्था में भी बिक्री पर की गई वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाने लगा। वहाँ कृषि पर लगाया जाता था, यहाँ पर जो शहरों में सामानें बेची जाती थी उन पर शुल्क लगने लगा। सामान्य कर की दर कुल उत्पादन के 6वें हिस्से के बराबर होती थी। यहाँ भी छठाई भाग जो है उसको लिया जाता था। भूमि, राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में कठोर दंड का प्रावधान था। कर चोरी करने वालों को मृत्युदंड की सजा होती थी। लेन देन के लिए प्रमुख रूप से चांदी के आहत सिक्कों का प्रयोग किया जाता था और मुद्रा का उपयोग न केवल व्यापार बल्कि सरकार द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को नगद भुगतान देने के लिए के रूप में भी
किया जाता था। यहाँ पर अधिकारियों को पेंशन के तौर पर नगद रुपए दिए जाते थे। जो चांदी के सिक्के होते थे उनका लेन देन होता था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य में दंड का प्रावधान बहुत कठोर था। अगर कोई चोरी भी करता है, किसकी कर की चोरी करता है, उसको मौर्य साम्राज्य की तरफ से मृत्युदंड दिया जाता था। अब वेतन के लिए भी यहाँ पर कुछ तरह की बातें रखी गई। जैसे वेतन, एक वर्ष के वेतन में 48,000 पर्ण से लेकर 60 पर्ण तक होता था। वहाँ की एक जो कॉइन्स होते थे, रुपया होता था, वो पर्ण में गिना जाता था। कार्य के लिए रखे गए श्रमिकों को कर्मकार कहा जाता था और खनन, वन, नमक, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण इत्यादि पर राज्य का एक अधिकार होता था। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित था। समाज में दास भी होते थे। यहाँ भी समाज 4 वर्गों में विभाजित था और वैदिक काल में भी समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, जो यहाँ पर श्रमिक वर्ग होता था उसके लिए कर्मकार कहा जाता था और सामान्यतः व्यवसाय के आधार पर समाज को विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित किया गया था। इस समय पर जो समाज था उसमें एक जाति की कई कई उपजातियाँ होती थी। इस समय वर्ण संकर विवाह या अंतरजातीय विवाह का उल्लेख मिलता है, जो अनुलोम एवं प्रतिलोम में विभाजित होता था। कौटिल्य ने 9 दासों की 9 श्रेणियों का उल्लेख किया है, जबकि मेगनीस्थनीज जो आया था मौर्य काल के शासन में, ये कौन था? विदेशी राजदूत था। मेगनीस्थनीज ने इसे अनुपस्थित बताया और मेगनीस्थी ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। कौटिल्य ने कितनी जातियों को बताया? 9। और जो विदेशी में राजदूत आया था उसने जातियों को कितने? 7 वर्णों में विभक्त करा था। ठीक है, और क्या था? मौर्यकालीन समाज जैसा था। जातक कहानियों के अनुसार इस समय अपृष्टता विद्यमान थी। मतलब अपृष्टता एक तरह से क्या थी? अपृष्टता मतलब समाज में ऊंच नीच भेदभाव थे। इस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गई एवं इस समय वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। अधिकांश शिल्पकार शूद्र थे, जिस कारण उन्हें काफ़ी कम मेहनताना प्राप्त होता था। वह बलात्श्रम वृष्टि का सामना करते थे। अब यहाँ पर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी और मौर्य काल आते आते स्त्रियों की स्थिति और गिर गई। अब अशोक के धम्म की बात करें तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों मिलेंगे इस धर्म में। मौर्य काल में जैन और बौद्ध धर्म को देखा गया है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने धम्म के रूप में 4 सिद्धांतों का निरूपण किया। इसमें सहिष्णुता, अहिंसा, अच्छे आचरण एवं कल्याण को शामिल किया गया। धम्म के प्रोत्साहन के लिए धम्म महामात्र नामक एक नया अधिकारी नियुक्त किया गया था। अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में महिलाओं के बीच बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भेजा और अशोक के धम्म को केवल एक विश्वास के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यही सहिष्णुता पर आधारित व्यवस्था है। मौर्य कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत और इनके आकार के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया गया। एक पहली श्रेणी थी जो बृहद एवं लघु शिलालेख हैं, जिसमें 16 और 2 और बृहद एवं लघु स्तंभ लेख हैं, जिसमें क्रमशः 17 और 3 आते हैं। अशोक के अभिलेख एवं शिलालेखों की बात करते हैं। ये मेरठ, टोपारा, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, लौरिया, नंदगढ़, लौरिया, अरराज, रामपुर, लुम्बिनी, नेपाल और गंगा घाटी के आसपास के स्थानों से प्राप्त किए गए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक के सारनाथ के स्तंभ में लिया गया।
अशोक के नाम का उल्लेख केवल लघु शिलालेखों से मिलता है। यह ऐसा पहला राजा था जिसने शिलालेखों के माध्यम से जनता से प्रत्यक्ष संवाद किया। इसके शिलालेख प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, जो पाकिस्तान में मानसेरा और शाहबाजगढ़ी के शिलालेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। विदेशियों के आने से कौन सी भाषा मिली? खरोष्टी भाषा। कौन सी भाषा मिली? खरोष्टी भाषा। ठीक है। जो कंधार शिलालेख था वो द्विभाषी था। इसमें यूनानी और अरामिक भाषाओं की लिपियों का प्रयोग मिलता है। और मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था: उत्तर पथ, अवंती, प्राय पक्ष, दक्षिणा पक्ष और मगध। इसके पास बड़ी सेना और व्यवस्थित नौसेना थी। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो इसमें राजा की भूमिका प्रमुख होती थी और मंत्री परिषद से संबंधित था। युवराज, पुरोहित, सेनापति, उच्चतम अधिकारियों को तीर्थ या अध्यक्ष अधीक्षक कहा जाता था और 26 विभागों को प्रबंधित करते थे। 26 विभाग इसमें होते थे। ठीक है। ताम्रलिप्ति पूर्व में मिदनापुर में तामलुक, पश्चिम बंगाल और पश्चिम में भरूच, बरोच, बैरीगजा गुजरात के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। काफ़ी बड़ी सेना एवं नौसेना थी जिसमें चारों वर्णों को विभाजित शामिल होने की अनुमति थी। राजा मित्र, दुर्ग, अमात्य जनपद को सेना को कौटिल्य द्वारा राजा के सप्तांग सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया था। अब मौर्य साम्राज्य की पतन की बात करें तो किस तरह से पतन हुआ? अत्यधिक केंद्रीकरण था, जटिल नौकरशाही थी और कर की उच्च दर। यहाँ पर कर बहुत ज़्यादा लिया जाता था और विदेशी आक्रमण हुए। इसके कारण पतन के प्रमुख कारण थे चीन में महान दीवार का निर्माण होना और उत्तरी पश्चिम सीमा के क्षेत्र की अपेक्षा करना इनके पतन के कारण थे। वित्तीय संकट, अशोक ने अपने धर्म अभियान के प्रसार के लिए व्यापक स्तर पर खर्चा किया। अत्यधिक सहिष्णुता एवं अहिंसा के कारण सेना की लड़ने में प्रवृत्ति में कमी आई। 232 बीसी में अशोक की मृत्यु के बाद आने वाले उत्तराधिकारी भी अयोग्य हुए और मौर्य सेना के कमांडर पुष्यमित्र संग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की और 1887 बीसी में शुंग वंश की स्थापना की। आ जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो 187 बीसी में शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है।